नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कई तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं और बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है आज दुनिया भर में कि ये संकट कितना बड़ा है और युद्ध कितना लंबा खिंचेगा। ईरान ने अपने इरादे स्पष्ट किए हैं। हमारी ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक मुलाकात हुई जिसमें कैमरे पर ना सही लेकिन लंबी बातचीत में इस तरह की बातें निकलकर सामने आई जिससे एक बात तो साफ है कि अमेरिका जो मान रहा है कि ये युद्ध 4 हफ्ते 5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लगता ऐसा नहीं है। क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो मरते दम तक, अपने आखिरी सिपाही तक, अपने आखिरी कतरे तक इस युद्ध को लड़ेगा और उनकी थ्योरी वही है, घायल हूं इसलिए घातक हूं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। अटैक के बाद यह माना जा रहा था कि यह जंग 1 हफ्ता चलेगी, 2 हफ्ता चलेगी, 3 हफ्ता चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि 5 हफ्ते तक चल सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि यह जंग बहुत लंबी खिंच जाएगी और यह जंग लंबी खिंचेगी तो इस जंग के कारण पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। उस असर की वजह क्या है, कैसे आपकी रसोई से लेकर आपकी गाड़ी तक महंगाई की मार पड़ेगी, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन पहले वजह यह है कि ये जंग चलेगी कितनी लंबी। 5 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, 6 हफ्ते खिंचेगी, 1 महीना खिंचेगी और 2 महीने और चली जाएगी। इसको लेके बड़ा सवाल है। आज की घड़ी यही लाख टके का सवाल है, मैं कहूंगा। तो हमारे पास ईरान की तरफ से वहां के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने जो मुझे कुछ जानकारियां दी हैं वो मैं आपसे साझी करता हूं और उन जानकारियों के बाद आप ये आसानी से अंदाजा लगा जाएंगे कि ये जंग कितनी लंबी खिंचने वाली है। शुरुआत करते हैं एक एक करके। लेकिन जो ईरान ने पहली थ्योरी दी है उनका जवाब यह है कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं। इसी थ्योरी पर चल रहा है ईरान ने सबसे पहले कहा है कि ये युद्ध वो नहीं चाहते थे और ना ही वो इस युद्ध को रोक सकते हैं। ये इजराइल और अमेरिका ने शुरू किया है और अमेरिका को हमले रोकने होंगे तभी ये युद्ध रुकेगा। क्योंकि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो किसी तरह से नेगोशिएशन में नहीं जाएगा, ना वो डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत करेगा। उनके पास केवल प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता बचा है, यानी रेसिस्ट करना, जवाबी हमला करना, जवाब देना, जो उनके साथ हो रहा है उसकी बदले की कार्रवाई करना। उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। लिहाजा उन्होंने ये मान लिया है कि ट्रंप से नेगोशिएशन नहीं होगी। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से यह बात फ्लोट की गई थी कि ईरान बातचीत के लिए तैयार हो सकता है, नेगोशिएशन के लिए अपना रुख दिखा रहा है। लेकिन आज ये बात साफ कर दी ईरान ने कि किसी भी हाल में नेगोशिएशन नहीं होगी। पहली इंपॉर्टेंट बात ये, अमेरिका कोई भी गलतफहमी ना रखे मन में कि ईरान आएगा, घुटनों पे झुकेगा, कहेगा कि बहुत हो गया, गलती हो गई थी, छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति नहीं है। ये ईरान के टॉप ऑफिशियल्स ने हमें साफ कर दिया है। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि आखिरी दम तक लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे क्योंकि ये हमारी अस्मिता का सवाल है। हमारा सुप्रीम लीडर, उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ बहुत सारे कमांडर मार दिए गए, निर्दोष बच्चे थे स्कूल में। एक ग्रामीण प्राइमरी स्कूल था, वहां पर 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे पढ़ते थे, उन पर बॉम्ब गिराए गए, 160 बच्चों की मृत्यु हो गई। उनको मारने का हक किसको था? फिर ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर इंडिया के विशाखापट्टनम में एक इवेंट में पार्टिसिपेट करके उनका वॉरशिप जा रहा था जिसमें तकरीबन 140 नौसैनिक थे। उसको अमेरिकी पनडुब्बी ने मार गिराया और कहा यह जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की पनडुब्बी द्वारा किसी भी वॉरशिप को मारने की यह पहली बड़ी घटना है। जबकि ईरान का यह दावा है कि उस वॉरशिप का कोई लेना देना ही नहीं था युद्ध से। वो तो फरवरी के महीने में भारत आया था और भारत से लौट रहा था वापस अपने इवेंट में पार्टिसिपेट करके। उसमें ना आर्म एम्यूनिशन था, ना उसमें लड़ने वाले नौसैनिक थे। उसको निशाना बना दिया।
सुप्रीम लीडर को मारा, निर्दोष बच्चों को मारा, एक वॉरशिप जो कि एक इवेंट में पार्टिसिपेट करके भारत से वापस लौट रहा था ईरान की तरफ, उसको श्रीलंकाई कोस्ट के पास मार गिराया। तो उन्होंने कहा कि ये कौन से परमाणु ठिकानों को ढूंढ रहे थे यहाँ पे। अगर अमेरिका ये दावा करता है कि हम परमाणु प्रोग्राम में लगे हुए हैं, तो इन घटनाओं से परमाणु प्रोग्राम का क्या लेना देना है। एक और महत्वपूर्ण बात ईरान ने कही। ईरान ने कहा कि जब नेगोशिएशंस चल रही थी, तीसरे दौर में पहुंच चुकी थी, जिनेवा में बातचीत हो चुकी थी, जून 2025 में जब इजराइल और अमेरिका ने पहले 12 दिन के लिए लड़ाई लड़ी ईरान के साथ, और यह दावा किया कि उन्होंने इनके परमाणु प्रोग्राम को नष्ट किया है, उसके बाद कोई सबूत नहीं मिले। एक साल में कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे पाया इजराइल या अमेरिका जिससे यह साबित होता हो कि वाकई ही एक बहुत बड़े न्यूक्लियर वेपन की तैयारी में था ईरान। और ईरान का यह भी दावा है कि हम तो तमाम चीजें ग्लोबल फ्रंट पर लग चुके हैं आगे, कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, और उस बात की तस्दीक कर ली जाए। हम तो जिनेवा में नोट्स एक्सचेंज करने वाले थे रिटन तौर पर, और नेगोशिएटर भी इस बात से खुश थे, बावजूद इसके अटैक कर दिया गया 28 फरवरी को। तो अब प्रतिरोध के अलावा क्या विकल्प है हमारे पास। ये महत्वपूर्ण बातें अमेरिका को लेके ईरान के टॉप ऑफिशियल्स ने हमसे कही, यानी इरादा साफ दिख रहा है, जंग ईरान बंद नहीं करने वाला। ईरान खाड़ी देशों पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने विश्वासघात किया। ईरान का यह दावा है कि दुनिया में यह नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि ईरान खाड़ी देशों में, जिनमें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, तमाम लोग शामिल हैं, यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान इसलिए अटैक कर रहा है इन खाड़ी देशों को ताकि ये वॉशिंगटन में जाएं और अमेरिका और ट्रंप के आगे इस बात को रखें कि भैया सीज फायर कर लो, वरना हमारे मुल्कों को ईरान बर्बाद करके रख देगा। तो ईरान ने कहा है कि यह सरासर गलत है। खाड़ी देशों को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, खाड़ी देशों में जो अमेरिका के 9 बेसिस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। और ईरान ने एक बात और साफ की है, या ये कह लीजिए कि दावा किया। ईरान कह रहा है कि हम इन देशों की सिविल पॉपुलेशन को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इन खाड़ी देशों को यह पता नहीं था कि अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो उनके इन बेसिस पर हमला नहीं होगा ईरान की तरफ से। यह बात कतई छिपी हुई नहीं थी। ईरान ने यह दावा किया कि जब 2025 में जून के महीने में अटैक हुआ, उसके बाद उन्होंने इन तमाम देशों को यह बात बता दी थी कि आपने सुरक्षा के नाम पर जो अमेरिका के बेसिस के लिए जगह और संसाधन अपने दिए हैं, अगर ईरान पर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर अटैक करता है तो हम आपकी जमीन पर चल रहे इन यूएस बेसिस को खत्म करेंगे, इन पर हमला करेंगे। अगर ईरान ने ऐसा बता दिया था तो फिर जाहिर सी बात है कि अमेरिका को भी ये बात पता लग गई होगी। इन खाड़ी देशों ने ये बात शेयर की होगी अमेरिका के साथ कि अगर ईरान पर आप अटैक करते हो तो ईरान आपके बेसिस पर हमारी जमीन पर जो चल रहे हैं इन पर अटैक करेगा। ईरान का कहना है यूएई में और दुबई में 2 होटलों पर अटैक किया गया। आपको लग रहा होगा कि ये सिविल पॉपुलेशन को टारगेट किया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं किया गया। यहाँ पर उनका दावा यह है कि मोसाद के 2 हेडक्वार्टर्स चल रहे थे, उन होटलों के उस माले को टारगेट किया गया। ईरान को यह लगता है कि उनके पास भी सारी मैपिंग है कि कहां से क्या चीज चल रही है। सऊदी अरब पर यह ईरान का आरोप है कि सऊदी अरब की जमीन से 9 फ्लीट जो यूएस आर्मी की है उसका बेस ही नहीं है वहां पर, बल्कि वहां पर CIA का हेडक्वार्टर भी है। और उन्होंने कहा है कि इसको भी टारगेट किया गया है। ईरानी मिसाइल हर उस अड्डे तक पहुंची है जहां पर अमेरिका या अमेरिकन ट्रूप से जुड़े हुए प्रोग्राम चल रहे थे। कुवैत में यह कहा गया कि कुवैत में 3 F-16 गिराए गए। वो क्या कर रहे थे वहां पर? वो ईरान पर हमला करने के लिए नहीं थे तो किस लिए थे? और ईरान ये दावा कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि इन देशों को नहीं पता था, इन देशों को पता था। ईरान की मंशा कतई ये नहीं है कि आप पर हम हमला करेंगे और ये दबाव बनाया जाएगा कि आप जाकर वॉशिंगटन को मजबूर करो कि वो सीज फायर करे। नहीं, उन्होंने कहा है कि जहां भी अमेरिका और इजराइल से जुड़े हुए खाड़ी देशों में बेसिस हैं, जहां भी उनके लोग ऑपरेट कर रहे हैं ईरान के खिलाफ,
हम वहां पर जाकर हमला करेंगे, हमारी मिसाइलें वहां तक पहुंचेंगी। जिन भी एयरबेसेस से ड्रोन ऑपरेशन चलाया जा रहा है ईरान के खिलाफ, वहां भी हम हमला करेंगे। और अभी तक जिन जिन एयरपोर्ट्स पर यह किया गया है, जिन जिन एयरफील्ड्स पर यह किया गया है, वहां से ईरान के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही थी, इसीलिए ये किया गया है, ये दावा किया गया है। तीसरा, जो दुनिया भर के बाकी देश हैं, ईरान ने कहा है कि उनको आज ये तय करने की जरूरत है कि वो इंटरनेशनल लॉ के साथ खड़े हैं या क्रिमिनल एक्ट के साथ खड़े हैं। बात जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की हो रही थी कि ये लोग आएंगे इसमें, क्योंकि नेटो में ये तीनों देश शामिल हैं। तो ईरान का ये कहना है कि आज इनको ये तय करना है, आज इनके लिए इम्तिहान की घड़ी है, ये तय करें कि जो युद्ध ईरान पर थोपा गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से, क्या ये उस युद्ध में ईरान के खिलाफ उनका साथ देंगे या इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट वैल्यू करते हुए प्रिंसिपली इस वॉर में शामिल नहीं होंगे। यानी ये पासा फेंक दिया है नेटो देशों की तरफ उन्होंने कि आपको क्या करना है, आप तय कीजिए। कल को किसी के साथ भी ये स्थिति आ सकती है। भारत के रवैये को लेकर ईरान के मन में कसक है। ईरान को लगता था कि भारत के जिस तरह से सभ्यता के तौर पर, इंडो इरानियन सभ्यता के तौर पर, या फिर जिस तरह के रिश्ते पिछले एक अरसे से भारत के साथ रहे हैं, भारत ना सिर्फ आयतुल्ला की हत्या को लेकर निंदा प्रस्ताव देगा, बल्कि वो दोनों तरफ से बराबर का रसूख रखता है। यानी भारत की इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं और भारत के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं। तो भारत के पास एक मौका था कि वो मध्यस्थता करता। अगर भारत ये कर देता तो शायद दुनिया में भारत की गिनती किसी और ही पायदान पर होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक अच्छा मौका हम कह सकते हैं कि भारत ने यह गवा दिया, या ये लग रहा था भारत को कि शायद उसकी कोशिश ये कामयाब नहीं होगी, लेकिन कोशिश करनी जरूर चाहिए थी। मुझे ये लगता है कि दो अगर दोस्त हों और उनमें झगड़ा हो रहा हो, तो बीच में अगर एक आदमी खड़ा होकर उसमें सुलह सफाई कराने लगे, तो मुझे ये लगता है कि कम से कम नुकसान जो है वो जरूर कम हो जाता है। आज जो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद होने के बाद ये मान रहे हैं कि जो ऑयल कॉरिडोर है, अगर वो बंद हो जाएगा तो दुनिया में जिस तरह से तमाम चीज़ों में प्राइस राइसिंग होगी, महंगाई बढ़ेगी, तेल महंगा होगा, सब सारी दुनिया पर असर पड़ेगा, तो शायद इस संकट से हम बहुत हद तक बच सकते थे। जो डिजास्टर है उसको हम कम कर सकते थे, लेकिन जो भी कारण रहे होंगे हम वो मौका गवा गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि भारत में जब आयतुल्ला खमेनी की कंडोलेंस मीटिंग रखी गई, तो उसमें भारत के विदेश सचिव पहुंचे, और वो जो पिछले 5 दिन से एक गुस्सा ये बना हुआ था कि भाई आपने हमले और वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष सुप्रीम लीडर जो थे उसकी हत्या पर अफसोस तक नहीं जताया, वो एक खटास कुछ कम जरूर हुई। बेशक हम मध्यस्थता का मौका चूक गए, हालांकि मध्यस्थता तो कभी भी करनी हो तो मौका बना रहता है, लेकिन ईरान भी जिस तरह से अडिग हो गया है कि हमें युद्ध में धकेला गया है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, इसको लेकर लग रहा है कि अभी भी वो मौका दोबारा बन सकता है। हो सकता है कि आगे चलकर वो मौका आए और भारत को अगर मध्यस्थता का मौका मिलता है तो भारत को वो कदम जरूर उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि इमेज बिल्डिंग के हिसाब से और डिजास्टर को कम करने के लिहाज से इससे बड़ा एफर्ट कोई हो नहीं सकता। 2 न्यूक्लियर रिजीम ने मिलकर ईरान को अटैक किया है, यह भी ईरान का दावा है। यानी उसका यह कहना है कि अमेरिका के साथ साथ न्यूक्लियर पावर इजराइल के पास भी है। इजराइल के पास उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, यह दावा किया है ईरान ने। आप सोचिए कि ईरान इतने बड़े हमले के बाद भी उन तमाम चीजों को गिनवा रहा है जिन चीजों की हम ये कह सकते हैं कि रैकी या इंटेलिजेंस उसने पहले से जुटाई हुई है, और यह भी दावा कर रहा है कि इतने बड़े लीडरशिप क्राइसिस के बावजूद वो पीछे नहीं हटने वाला। आखिरकार इसके पीछे क्या वजह हो सकती है?
दुनिया तो ये मान रही थी कि अमेरिका और इजराइल मिलके आए हैं, ये तो नेस्तनाबूद कर देंगे 4-6 दिन में, 5 दिन में जो है वो ईरान की जो है वो जीभ बाहर निकल आएगी। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और आज जो मेरी बात हुई है उसके बाद मुझे ये लग रहा है कि ईरान ये नौबत भी नहीं आने देना चाहता। उनके एक अधिकारी का कहना था कि हमारे देश में इस अटैक के बाद नेशनलिज्म बहुत हावी हो गया है। जो लोग बिखरे हुए थे वो भी एकजुट हो गए, क्योंकि जिन बच्चों की मौत हुई जब उनको सुपुर्दे खाक किया जाना था, तो उस दौरान जिस तरह से एक हजूम भीड़ का उमड़ा, उसे देखते हुए लोगों को लगा कि इन बच्चों का क्या कसूर था। तो वो जो सेंटिमेंट है वो बहुत हावी है अब ईरान में, और मुझे ये लगता है कि वहां की सरकार इसे अपने पक्ष का सेंटिमेंट मान रही है। एक और आरोप लगाया ईरान ने। ईरान को लगता है कि ISIS और अलकायदा से जुड़े टेररिस्ट आउटफिट्स के लोगों को उनके दुश्मन देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज ईरान भेज रही हैं, ताकि वो वहां पर जाकर मौका पाकर सिविलियंस की किलिंग करें, और उससे ये माहौल बने कि एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और जो मौजूदा सरकार या मौजूदा लीडर्स है वो लोग उन हालात को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ईरान का ये कहना है कि हमने एक ग्रुप को पकड़ा है, विद वेपन पकड़ा है, और इस सारी थ्योरी को और इस सारी साजिश को हमने बेनकाब किया है। एक और पॉइंट आया कि सऊदी अरब को टारगेट किया जा रहा है। बहरीन को लेकर काफी खटास थी ईरान के अधिकारियों के मन में। एक सवाल आया कि एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का और सऊदी अरब का, और यह कहा गया था कि अगर किसी की भी एक की जमीन पर अटैक होता है तो दूसरा मुल्क अपनी उसमें मिलिट्री हेल्प देगा। लेकिन ईरान का यह कहना है कि इसमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान इंटरवीन करेगा। मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान इसलिए भी कोई पंगा नहीं लेगा। अगर देखा जाए तो ईरान के इतना नजदीक है पाकिस्तान की, उसको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इस चीज का। दूसरी बात ईरान का यह कहना था कि यह सऊदी अरब पर अटैक नहीं है या उनके खिलाफ शुरू किया गया कोई ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन या हवाई हमला या युद्ध नहीं है। यह तो सऊदी अरब की जमीन पर जो अमेरिका के बेसिस चल रहे हैं, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिस चल रहे हैं, जो ड्रोन ऑपरेशन चल रहे हैं, ये तो उन पर हमला है। सऊदी अरब से कोई लेना देना नहीं है, कुवैत से कोई लेना देना नहीं है, UAE से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईरान पर हमलों के लिए जो संसाधन और जो अपने हिस्से, जमीन के टुकड़े, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, उस पर हमले हैं। तो इसमें डिफेंस एग्रीमेंट की तो बात ही नहीं आती है कहीं। तो ये मसला भी एक सॉल्व हो गया कि पाकिस्तान इस युद्ध में आएगा या नहीं आएगा। तो अभी तक तो ईरान ने उस बात को खारिज किया है। एक सवाल और खड़ा हुआ कि अजरबैजान, जिसका कोई लेना देना नहीं था, और साइप्रस, जहां पर कि एक मिसाइल गिरी थी। तो ईरानी टॉप ऑफिशियल्स का यह कहना है कि साइप्रस में मिसाइल किसकी गिरी है, इसको लेकर अभी उनको स्थिति स्पष्ट नहीं है। और चौथी बात कि अजरबैजान के जिस एयरपोर्ट पर ईरानी मिसाइल के गिरने का दावा किया जा रहा है, और अजरबैजान ने ईरान के राजदूत को बुलाकर इस बात का प्रोटेस्ट भी दर्ज करवाया है, क्योंकि अजरबैजान का कोई लेना देना नहीं है। पड़ोसी मुल्क है जो अर्मेनिया और अजरबैजान है, ये बिल्कुल इराक के साथ सटे हुए हैं और ईरान के साथ सीमा इनकी जुड़ती है। तो इन देशों का कोई लेना देना नहीं है। वहां पर भी 2 सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं। तो क्या अजरबैजान इस मामले को यहीं रोक देगा और ईरान को कहेगा कि आपने हमारे यहाँ जो भी है, गलती से मिसाइल गिरी या गलती से जो भी हमला हुआ है, या इसमें शिरकत करेगा? हालांकि अजरबैजान अब तक आयतुल्ला का हिमायती ही माना जाता रहा है, क्योंकि उनके रूट्स वहां से बताए जाते हैं। कुल मिलाकर ईरान में इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद जो स्थितियां बनी हैं, उससे इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता दिखाई दे रहा है। और अब बड़ा सवाल और आखिरी सवाल ये रह गया कि भाई, क्या ये वर्ल्ड वॉर का रूप धारण करेगी? 3rd विश्व युद्ध होगा ये? और इसमें सबसे बड़ी नजर लगी हुई है 2 बड़े प्लेयर्स पर। वो प्लेयर्स कौन से? रूस और चीन। रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है 4 साल से, यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है।
और दूसरी बात है कि चीन अपनी नजर ताइवान पर जरूर रखता है, लेकिन वो दुनिया में बाजार के रास्ते से घुसता है। तो क्या चीन खुलकर ओपनली ईरान की सपोर्ट करेगा? क्योंकि अगर आप ईरान की ऑयल प्रोडक्शन को देखें तो 30% से ज्यादा हिस्सा जो है वो चीन को जाता है। तो चीन जो भी उसको हथियार, गोला बारूद, तमाम चीजें सप्लाई करता है, आर्म एम्यूनिशन जो भी देता है, क्या उसकी डायरेक्ट सप्लाई शुरू होगी या अभी तक इतना स्टॉक ईरान खरीद चुका है उससे कि अगले कई महीनों तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? ये तो सब लोग मानते हैं कि ईरान का मिसाइल भंडार जो है वो बहुत बड़ा है और वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अमेरिका ने तो ये भी कहा है कि उनके पास इतनी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बन चुकी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स बन चुकी हैं, जो कि इस बात में भी कोई हैरानी नहीं है कि वो अमेरिका तक ना पहुंच पाए, यूरोपीय देशों को कवर कर सकती हैं। दूरी तक जो है वो मार करने वाली मिसाइल्स उनके पास है। तो ऐसे में रूस और चीन की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। अभी तक ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान के पास जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं उसमें स्पेस के अंदर चीन की जो भूमिका है, चीन ही उसकी मदद कर रहा है, चीन ही उन चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। कम्युनिकेशन और सैटेलाइट में ईरान की मदद के लिए चीन सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर खुलकर इस युद्ध में चीन या रशिया सपोर्ट करते हैं ईरान को, तो आज उनके अधिकारियों से मिलने के बाद मैं एक बात तो मान सकता हूं कि फिर उनका हौसला दुगना हो जाएगा। अभी भी उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। जैसे वॉर होता है और लोग डरे हुए होते हैं और ऐसा लगता है कि न जाने क्या नुकसान हो जाएगा, इस तरह की स्थिति नजर नहीं आई। ईरान का यह साफ कहना था कि यह युद्ध उनकी मर्जी का नहीं है, यह उन पर थोपा गया है और इस थोपे गए युद्ध को इन दोनों कंट्रीज को जवाब देकर उनको अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़नी है। अमेरिका और ईरान के युद्ध पर आगे भी आपसे इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। जो भी सूचनाएं हमारे पास आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। और बहुत सारी चीजें जो होता क्या है कि एक नैरेटिव सेट किया जाता है या एक माहौल बनाया जाता है, हर देश की तरफ से बनाया जाता है, और ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होती हैं जिसमें यह नहीं पता लग पाता कि फैक्ट्स क्या हैं और वास्तव में हो क्या रहा है। तो इन तमाम चीजों के ये बादल को छांटने के लिए और सच्चाई और असली खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम इसी तरह से हर पक्ष के अधिकारियों से, लोगों से और उन तमाम हुक्मरानों से मिलकर बातचीत करते रहते हैं जो अपना अंदर का अक्स बता सकें कि उनकी तैयारी क्या है, वो चाहते क्या हैं, उनके आवाम का लड़ने का मादा क्या है और उनकी तैयारी क्या है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम आपके सामने रूबरू होते रहेंगे और आगे भी इस युद्ध पर मैं आपको डिटेल्ड एक्सक्लूसिव जानकारियां देता रहूंगा। आज इतना ही। नमस्कार।